Hello students, myself Navneet Bhandari. I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 4.2 of chapter number 4 और आज हम बच्चों ये जानेंगे कि टू वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाए। पिछला जो लेक्चर था बच्चों उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था वेक्टर्स के बारे में। सभी तरह के वेक्टर्स आपसे मैंने शेयर किए थे और आपको एक एक चीज अच्छे से बताई गई थी। आज हम ये जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि यहां पर 2+2 का मतलब जरूरी नहीं है कि 4 हो। समझ पा रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं कि 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट को 50 न्यूटन फोर्स वेस्ट से जोड़ो, तो आप इसको 60 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो है बच्चों कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से मैं वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं। या तो अप्लाई कर सकता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या अप्लाई कर सकता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या मैं अप्लाई कर सकता हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसमें से ये जो 2 है पहले वाले, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और आपके सीबीएसई एग्जाम में, मतलब जो आपके स्कूल में एग्जाम होंगे, उसमें ये 3 नंबर का टीचर जनरली इसकी डेरिवेशन डाल देता है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। इसके बेसिस पर ही हम कई न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उठा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से। देखो, अगर मैं 2 वेक्टर्स ड्रॉ करूं बच्चों, मान लो एक वेक्टर है ये, दिस इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज बी वेक्टर। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करनी है, लेकिन उसकी एक टेक्निक है। जैसे कि अगर मैं बी वेक्टर को ऐसे ही ड्रॉ कर दूं, दिस इज बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का देखो एंगल क्या बन रहा है। ए वेक्टर को अगर मैं बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए यहां पर प्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं है उसमें भी, है ना। अगर मैं ए वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, दिस इज सपोज बी वेक्टर, टेल से टेल मिला दो, लो ये बन गया ए वेक्टर। इसको मैंने आगे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, लो, बिना एंगल चेंज करे, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस तरह से क्या मैं बी वेक्टर की हेड के ऊपर ए वेक्टर की टेल को रख सकता हूं। जब भी मैं ऐसा करूंगा, जब भी हेड के बाद आपको दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए, तो आप बोलोगे कि आप वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ले रहे हो। बी वेक्टर का हेड खत्म हुआ, फिर ए वेक्टर, और अगर मैं यहां पर एक और वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देता, मान लो एक सी वेक्टर ड्रॉ कर देता, तो इसको बोला जाता टेकन इन सेम ऑर्डर। हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, और अगर यहां पर मैं ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो मैं बोलूंगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि हेड के ऊपर हेड आ गया और टेल के ऊपर टेल आ गया। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है। इफ इस मार्कर से समझो, ये इसका अगर हेड है, अगर यहां पर एक वेक्टर ऐसे बना दिया मैंने, तो बोलूंगा टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर ऐसे बना दिया तो बोलूंगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर। इस बात का पहले पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अब सुनो जरा, ऐड कैसे करेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमको ये बोलता है कि अगर 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम ट्रायंगल की 2 साइड में रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि सपोज ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, तो जो इनका इफेक्ट होगा या जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा वेक्टर जो 2 वेक्टर्स का क्या आपको इफेक्ट दे, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का। देखो प्रैक्टिकली सोचो एक बार जरा, अगर एक ब्लॉक पर एक फोर्स ऐसे लगता और एक फोर्स ऐसे लगता, ठीक है, तो ये ब्लॉक कहां पर जाता बच्चों? ये ब्लॉक सामने की तरफ ऐसे जाता ना, इस तरह से। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ 2 वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टेकन एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ए वेक्टर की हेड ये रहा, बी वेक्टर की टेल ये रही, और इसको मैंने सेम ऑर्डर में ले लिया, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, अगर उसको मैं अपोजिट ऑर्डर में ऐसे लूं तो वो इसका रिजल्टेंट होगा। अपोजिट ऑर्डर में कैसे, देखो ए बी, और मैं अगर इसको ऐसे बना देता एरो को, मतलब अगर ये एरो बच्चे ऐसे होता, ऐसे, तो होता सेम ऑर्डर में ले लिया मैंने इसको, रिजल्टेंट को भी। देखो ए बी सी, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है, ऐसे, इस तरह से। दिस इज आर वेक्टर। देन मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आर वेक्टर होगा वो
इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। दिस थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर सम ऑफ बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ इट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका प्रूफ भी करेंगे अभी, तो एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन भी बता रहे और मैग्नीट्यूड भी बता रहे। मैं अगर बोल दूं भाई ये 10 न्यूटन है, ये बोल दूं ये 15 न्यूटन है, डायरेक्शन भी पता लग रही है कि इस तरफ लग रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता लग रही है। और अगर मैं उसको दो ट्रायंगल की साइड से ले रहा हूं जो सेम ऑर्डर में ले रखी है, देखो सेम ऑर्डर में मैंने आपको बताया अभी, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा थर्ड साइड से, जिसको मैं अपोजिट ऑर्डर में लूंगा, राइट। तो आपको बस इतना सा समझना है कि भाई अगर दो वेक्टर कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो भाई रिजल्टेंट ये होगा, और इसका मतलब सिंपल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर, राइट, या रिजल्टेंट। अब मुझे इसको प्रूफ करना है बच्चों, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, राइट। ये तो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग था, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ सकती है। तो प्रूफ करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो अगर हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई ये है ए वेक्टर, ट्रायंगल की एक साइड, दिस इज ए वेक्टर, सपोज करो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं ट्रायंगल की एक साइड, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट ये होगा, देखो इस तरह, दिस विल बी रिजल्टेंट। अभी इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इसको नाम दे देते हैं हम, चलो ओ ए, चलो ओ ए भी नहीं देते, पी क्यू आर एस की फॉर्म में देते हैं, पी क्यू आर। अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है एक, जिसमें मुझे पता है कि जो आर वेक्टर है इन दोनों का वेक्टर सम है। इस आर को अब एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। देखो दो वेक्टर्स की टेल्स और के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर इसी वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो हेड और टेल के बाहर वाले एंगल को, इस एंगल को बोलूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और देखो यही एंगल देखा जाएगा ना, अगर ये यहां पर 60 डिग्री है, इसको यहां आगे शिफ्ट कर दो, एंगल तो वही रहेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं आगे इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, आपने भी ऐसे ही करना है कंस्ट्रक्ट। देखो अगर आपको आर निकालना है, आर निकालने का तरीका क्या हो सकता है, क्यों ना मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना दूं। मैं एक काम करता हूं ना, मैं देखो कंस्ट्रक्शन कर देता हूं यहां पर ऐसे, लो जी ये परपेंडिकुलर गिरा दिया आपने, यहां पर इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और रिजल्टेंट का जो एंगल होगा उसको मैं मान लेता हूं बीटा। मतलब जो ये रिजल्टेंट ने इस ए के साथ एंगल बना रखा है, दिस इज बीटा, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है यहां पर बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम चलो नाम दे देते हैं ओ। मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। आर वेक्टर फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, थिंक अबाउट इट, कि अगर मैं बोलूं कि जो ट्रायंगल पी आर ओ जो है, ये पूरा ट्रायंगल इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर मुझे आर फाइंड आउट करना है, अब मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं यहां पर। आर का मतलब क्या होगा, मतलब आपको पता ही ये बात, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मुझे यहां पर आर फाइंड आउट करना है, आर का मतलब क्या है बेटा, इस ट्रायंगल में मुझे पी आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, पीओ का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। थिंक अबाउट इट कि पीओ किससे मिलके बना है, पीओ इज व्हाट, पी क्यू प्लस क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर प्लस आर ओ क्या है, आर ओ तो एज इट इज लिख दो यहां पर, इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर, आर का स्क्वायर है ना, आर का मतलब रिजल्टेंट। देखो आपको यहां पर ये एक्स भी नहीं पता और ना ये वाई पता है ना, ट्रायंगल का ये वाला पार्ट नहीं पता ना आपको ये पता, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज पता है। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा ये इसको आप या तो नोट डाउन कर लो, वरना मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। अब थिंक अबाउट कि भाई मुझे ये पूरी वैल्यूज अगर पता लग जाए, मुझे आर ओ भी चाहिए और मुझे क्या वो भी चाहिए, तो कैसे निकाले। देखो यहां पर मैं सेपरेटली लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देख लो जरा, इन ट्रायंगल आर क्यू ओ, अगर मैं बेस निकालना चाहता हूं
तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर करूं, देखो हाइपोटेन्यूज ये रहा, बेस ये रहा और परपेंडिकुलर ये रहा, तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है। तो बेस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बेस को आप, बेस आपका है क्या, आपने क्या हुआ निकालना है, तो क्या हुआ इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, और एच का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर बी, मैग्नीट्यूड यूज करूंगा ना, बी कॉस थीटा आ गया आपके पास, है ना, क्या वो की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा। आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड राइट नाउ, क्योंकि ट्रायंगल में तो लेंथ यूज करूंगा ना, लेंथ इज व्हाट, लेंथ तो वेक्टर नहीं है ना। सिमिलरली अब आपने आरओ निकालना है, आरओ क्या है, परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं क्या कर दूंगा, पर पी बाई एच इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। पी निकालना है, पी का मतलब क्या बच्चों, आरओ, आरओ क्या आ जाएगा, एच, एच कितना दे रखा है आपको, अगेन बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। सिमिलरली तो आपने बेटा क्या ओ भी निकाल लिया और आपने आर ओ भी निकाल लिया। अब तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कंप्लीट होगी। देखो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू किसका क्या है, पी क्यू ए, पी क्यू की वैल्यू ए लगा दी मैंने मैग्नीट्यूड में। क्या हुआ की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्या हुआ आपने भी कैलकुलेट करा है, बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर ओ की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, बी साइन थीटा, तो इट विल बी बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। अच्छा तो ये रिजल्टेंट देगा आपको। अब इसको मैं देखो लिख रहा हूं जरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया यहां पर हमने, प्लस इट विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो बच्चों, इसको और इसको, इन दोनों में से देखो सारा कुछ एडिशन में तो है, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं मैं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सोचो जरा, इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। बट बेटा आपको पता ही है कि ये आइडेंटिटी अपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिला आपको वो ये मिला बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, आर स्क्वायर के इक्वल। अब इसको हटा दो अगर स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा अंडर रूट, राइट। सो दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। यानी कि जो वेक्टर सम है कहीं ना कहीं वो एंगल पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, जो आप अब तक पढ़ते आए थे, ठीक है, वो एक्चुअल में उसका मतलब क्या था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक रिकैप करवा रहा हूं आपको, देखो हाइपोटेन्यूज निकालना था, पूरा बेस निकालना था और पूरा परपेंडिकुलर निकालना था। अगर मुझे एक कंप्लीट आर चाहिए तो पूरा बेस निकालने के लिए एक्स मिसिंग था तो एक्स निकाल दिया, ये परपेंडिकुलर मिसिंग था तो परपेंडिकुलर निकाल दिया, जस्ट वैल्यू प्लेस करी है मैंने आर निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। भाई ट्रायंगल की तीसरी साइड का मैग्नीट्यूड कितना, तो वो मुझे पता लगे कि भाई ऐसे आएगा वो, राइट। तो मैंने जस्ट वैल्यूज प्लेस करी है यहां पर। अब यहां पर ना एक चीज देखो जरा, इसको फिलहाल के तौर पे मैं भी रब कर रहा हूं। देखो बच्चों यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक ब्लॉक है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, लेट अस टेक F1 एंड F2। अगर सेम डायरेक्शन है तो बेटा इनके बीच में थीटा की वैल्यू क्या हुई, देखो सोचो जरा एक बार, दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इन ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। और अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब ए का मतलब क्या हो गया F1, बी का मतलब क्या हो गया F2। सीधा इस बात पे फोकस करो आप, यहां पर कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 यानी कि 1। अंदर देखो जरा क्या आइडेंटिटी ओपन हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया अंडर रूट। ये किसके इक्वल है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, सीधा सीधा ए प्लस बी। यानी कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी तो आप उनको डायरेक्टली, जैसे कि आप जनरल ऐड करते हो, उनको वैसे ही नॉर्मल तरीके से भी ऐड कर सकते हो। और यही तो आप करते हो, छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है कि एक ब्लॉक है, उस पर दो लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, नेट फोर्स कितना बता देते हो जी, ठीक है। अब थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, ये तो गया पहला केस बच्चों, ठीक है। दूसरा केस देखे, दूसरा केस अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब एक फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा फोर्स लग रहा है सामने से,
इस कंडीशन में रिजल्टेंट आपका अपने आप रिड्यूस हो गया। जैसे कि आप 10 न्यूटन फोर्स यहां से लगाओ और सामने से कोई 9 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ब्लॉक पर ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका रिजल्टेंट जो सामने की तरफ लगना चाहिए वो सिर्फ 1 न्यूटन रह गया। इस बात को मैं प्रूव भी करता हूं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए बच्चों, तो cos 180 का मतलब क्या होता है, या वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखो जरा एक बार, रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपके पास, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री आ गया। cos 180 का मतलब -1, तो इट विल बी a² प्लस b² माइनस 2ab अंडर रूट, इट विल बी r। तो बेटा इसको जब ओपन करूंगा तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ना बन गया, अगर आइडेंटिटी ओपन करूं तो इस तरह से जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, राइट। सो इस तरह से क्या आप ये भी बता सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट विल बी नेट रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग टोटली अपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इफ दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एंगल क्या होगा बच्चों 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट आप किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हो, बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो एंगल पता हो 60 डिग्री पे एक्ट करे तो cos 60 पुट कर दो, 30 डिग्री पे एक्ट करे तो cos 30 पुट कर दो, राइट। अच्छा एक केस और देखते हैं, अब एक केस और देखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अभी तो। अच्छा केस एक ये है कि अगर एक बॉडी है उस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, यानी कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या होगा। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है 0, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको बच्चों वो ये मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², राइट। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट इन केस व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट परपेंडिकुलरली ईच अदर, राइट। तो किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का आपको टेक्निक पता लग गई ना। अगर मैं आपको बोलूं अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मैक्सिमम मिलेगा। इसको मैं लिख भी सकता हूं, दिस इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर मैं बोलूं अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट मिनिमम रिजल्टेंट, तो आप बोलोगे जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक्ट करें। देखो ना 10 न्यूटन यहां पर, 10 न्यूटन उसी डायरेक्शन में, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 20 न्यूटन का मैक्सिमम वैल्यू। 10 न्यूटन यहां से, 10 न्यूटन वहां से, रिजल्ट हो गया 0 मिनिमम वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज theta is equal to 0 degree, then vector sum will be maximum. Theta is equal to 180 degree, then vector sum will be minimum, right? If they are acting at 90 degree, then you will get this. I hope कि आपको ये चीज बच्चों समझ आ गई होगी, राइट। अच्छा इसमें ही एक चीज और अब निकालनी हो हमने। अगर मैं आपको बोलूं, अब वो डायग्राम मैंने रब कर दिया, आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसको लिख लो। तो एक बार मैं वो दोबारा से डायग्राम इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। दिस इज ओवर ए, दिस इज ओवर बी, दिस इज ओवर आर। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं, वेक्टर लगा दो, चलो कोई बात नहीं। और ये था आपका थीटा, दिस इज बीटा। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, देखो ये रहा ना, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर आपने ये एंगल कैलकुलेट करना हो तो देखो आप क्या करोगे, tan बीटा। tan बीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये कितना आया था आपके पास, ये आया था आपके पास b sin थीटा, राइट। तो इट विल बी b sin थीटा, और बेस कितना है टोटल a प्लस ये कितना था b cos थीटा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट बीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। इस तरह से आप क्या एंगल भी निकाल सकते हो, द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद दिस हॉरिजॉन्टल वेक्टर, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, राइट। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये आपको डेफिनेटली आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको नोट डाउन करो, अगर नहीं किया तो अब कुछ और प्रॉब्लम्स उठाएंगे इस पर। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सपोज किसी बॉल को ऊपर फेंका गया और ऐसा देखा गया कि एक स्पेसिफिक टाइम पर बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड से और सामने की तरफ जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड से। क्या बिल्कुल पॉसिबल है, 2 डायमेंशन में है ना। देखो अगर मैं किसी को बॉल को फेंक रहा हूं तो देखो ऊंचाई पर भी जा रही है और सामने भी जा रही है, यानी कि 2 वेलोसिटी होगी, एक अलोंग होगी y एक्सिस और एक अलोंग होगी x एक्सिस। अब मुझे बोल दिया जाए कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो मेरे लिए तो काम बहुत आसान हो गया।
अगर ऊपर वाला कंपोनेंट 12 मीटर पर सेकंड है यानी कि वी वाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और सामने वाला कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 5 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे पता है कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों सामने की तरफ ये ऐसे, राइट वी आर। तो मैं क्या कर दूंगा सीधा सीधा, अगर मुझे बोला जाए कि इनको ऐड करो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐड करके 17 मीटर पर सेकंड आएगा, नहीं, ये आएगा क्या vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। वाई बिकॉज अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये हो जाएगा 2vx vy cos, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, बताया आपको इस बात का। तो इट विल बी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, इट विल बी 169 अंडर रूट, इट विल बी 13। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिली वो मिली 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व क्वेश्चंस ऑन वेक्टर एडिशन। अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, पूरी वीडियो ही न्यूमेरिकल्स की बनाऊंगा। अब आगे देखो जरा एक बार। तो बच्चों अब समझते हैं सेकंड टेक्निक, वो है जो है पैरेललोग्राम, और ये बिल्कुल ट्रायंगल जैसे ही है, इसका जो सोल्व करने का तरीका है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है, मतलब समझते हैं इसका भी। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बच्चों कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है ऐसे, जैसे कि इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर, राइट, और एक वेक्टर क्वांटिटी कुछ ऐसे एक्ट कर रही है जिसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। अगर मैं दोनों की टेल से टेल मिला दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर बच्चों मुझे इसका इफेक्ट जानना हो तो इसका इफेक्ट कुछ ऐसे ही आएगा, देखो सामने की तरफ रिजल्टेंट ये जाएगा सामने की तरफ ऐसे। अरे यार नहीं है किनारा, तो देखो अगर ये ब्लॉक होता, एक पर्सन इसको यहां से खींचे रस्सी से और एक पर्सन इसको यहां से खींचे, तो ब्लॉक एक्चुअल में ऐसे जाएगा, नहीं है किनारा। तो एक एग्जांपल देता हूं, आपने स्लिंग देखी होगी, कुछ ऐसे होती है, ये यहां पर एक इलास्टिक बंधी हुई है, जब भी एक पत्थर को ऐसे आप खींचोगे, राइट, अब देखो दो वेक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और रिजल्टेंट कहां मिलेगा आपको, ऐसे बीच में सामने, ये पत्थर सामने की तरफ जाएगा, राइट। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो वेक्टर्स, जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, अगर दोनों की मैं टेल से टेल मिला दूं, तो हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा आपके पास, दिस विल बी द आर वेक्टर, जो आपको इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देगा। तो मैं बोल सकता हूं दिस रिजल्टेंट विल गिव मी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, एंड आल्सो गिव मी द डायरेक्शन की जाना कहां पर है इनका इफेक्ट। ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, मुझे मैग्नीट्यूड तो पता लगेगा ही लगेगा कि कितना आएगा। अगर फोर्स होता तो मुझे पता लग जाता कि 50 न्यूटन आएगा या 60 न्यूटन आएगा, और साथ में ये भी पता लग जाता कि जाना कहां पर है इन दोनों के इफेक्ट से। तो इसको ना थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन हमको ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी वेक्टर है और उनको एक दूसरे पे इंक्लाइन कर दे हम किसी थीटा एंगल पर, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चलो ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर हमने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इंक्लाइन कर दिया इनको थीटा एंगल पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ दे आर टेकन एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि एडजेसेंट साइड का मतलब तो जानते ही हो कि भाई ये साइड एक, ये साइड दो, और पैरेललोग्राम के लिए मैं काम करता हूं ना, ये एज इट इज यहां पर ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से डॉटेड फॉर्म में। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं बच्चों तो ये भी क्या होगा बी वेक्टर, राइट, और इस ए को अगर सामने ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा सामने ए वेक्टर, है ना। अगर मैं ऐसे ही सामने डायरेक्शन ले लूं, तो अगर मैं इसे पैरेललोग्राम फॉर्म कर दूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ए और बी आर टेकन एज एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन जो उनका रिजल्टेंट होगा वो किससे मिलेगा, डायगोनल से। तो भाई अगर यहां पर मैं ऐसे आर ड्रॉ कर दूं, दिस आर शुड बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर बस बात वही है कि ट्रायंगल लॉ में क्या था, आई एम टेकिंग द टू साइड्स इन सेम ऑर्डर एंड द थर्ड साइड taken in opposite order giving me direction and magnitude of resultant. But in this case if I am taking a vector and b vector, two vectors, as magnitude and direction of two adjacent side of parallelogram, then the diagonal of parallelogram is giving me the resultant of these two vectors. अब ये सिचुएशन है, और आपको अगर इस r की वैल्यू निकालनी है या इस r की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको टेक्निक क्या खेलनी पड़ेगी दोबारा से कि भाई यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, यहां से इसको ऐसे मीट करा दो। अगर मैं बात करूं ये एंगल थीटा है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा होगा,
जो ये वाला एंगल होगा बच्चों, ये वाला रिजल्टेंट जो ए के साथ बना रहा है, इसको मैं दोबारा से क्या बोल दूंगा, बीटा। अब मुझे बताओ कि क्या ये मैं नहीं निकाल सकता? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एज इट इज यही तो किया है। ये वाली क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो नेमिंग करें इसकी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज एस, राइट। तो बेटा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉस थीटा। मैंने पिछले क्वेश्चन में यही तो सोल्व किया था। यहां पर मुझे दोबारा से आर निकालना है, बस उसका मतलब बदल गया। अब यहां पर पहले आर क्या था, एडजेसेंट साइड्स, लेकिन अब एडजेसेंट साइड, अब आर क्या है आपके पास, अब आपके पास डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। दोबारा से आप क्या करोगे, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड यू विल टेक अंडर रूट। जब सोल्व करोगे तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा दोबारा से। बेशक इसको आप सोल्व करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो दिस विल बी द रिजल्ट। और आपसे पूछ ले जाए मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, तो वो भी आपको पता है 0 डिग्री पर। मिनिमम कब होगा वो भी आपको पता है 180 डिग्री पर। 90 डिग्री पर क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो। बस आपकी ये स्टेटमेंट बदल जाती है यहां पर। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐसे लोगे तो आप बोलोगे कि मैं ट्रायंगल अप्लाई करूंगा, या लो जी थर्ड साइड बना दी यहां पर, दिस आर वेक्टर विल गिव मी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप पैरेललोग्राम यूज करोगे तो आपको क्या लेना है, इसको टेल पे टेल लेनी है और बोल देना है कि भाई रिजल्टेंट जो होगा ना पैरेललोग्राम का, ये वाला, राइट। तो रिजल्टेंट जो आपको क्या देगा, वेक्टर सम देगा। तो बस स्टेटमेंट में फर्क है, सोल्व करने का तरीका वही है बच्चों। तो आई होप कि पैरेललोग्राम ला भी आपको आ गया होगा समझ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे ये रिजल्ट उठाना है, इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं बहुत सारे। तो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है, तरीका वही है। और ये डेफिनेशन आप चाहो तो यहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब आता है पॉलीगन लॉ पर। इसका तो कोई खेल ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है ये तो बच्चों जो थर्ड टेक्निक है हमारे पास, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। और पॉलीगन लॉ जो बेसिकली यूज होगा वो मल्टीपल वेक्टर्स के लिए यूज होगा। अगर दो वेक्टर्स है तो आपका यहीं पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ पे काम चल जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि 4 वेक्टर्स है, 5 वेक्टर्स है, 10 वेक्टर्स है, तो आपको इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और ये भी बिल्कुल ईजी है। लेट अस टेक कि भाई हमारे पास, इसको दोबारा से देख लो एक बार, लेट अस टेक कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसे, कोई एक वेक्टर है ऐसे, कोई एक वेक्टर है ऐसे, और कोई एक और वेक्टर है ऐसे। तो आप क्या करोगे बच्चों, इनको ना सेम ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करो। जैसे कि मान लो कि ये मैंने अरेंज कर दिया भाई ए वेक्टर, ये अरेंज कर दिया मैंने क्या बी वेक्टर, ये अरेंज कर दिया मैंने सी वेक्टर, इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और मान लो कि चलो ये यहां पर क्या एक डी वेक्टर है। अब अगर आप चारों वेक्टर यूज कर चुके हो, आपने बस ये देखना है कि हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यू आर टेकिंग इट इन सेम ऑर्डर। अगर इतने ही वेक्टर है, आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट से जो आपका फाइनल ये वेक्टर खत्म हुआ है, यहां पर एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐड कर दो, मतलब ऐसे एक एरो बना दो जो कि आपका रिजल्टेंट होगा। इस रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, दिस आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस तरह से क्या करोगे बच्चों, आप ये लिख सकते हो कि भाई देन दिस लास्ट रिजल्टेंट, मतलब लास्ट इन द सेंस कि 4 तो आपको दे दिया मैंने, 1 2 3 4, इनको आपने अरेंज कर लिया। जहां पर भी खत्म हो इनिशियल पॉइंट से, वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक एरो ड्रॉ कर दो, राइट। तो इसको अपोजिट ऑर्डर में ले लिया, तो ये आपको क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा। देखो एक बार इसको सोल्व कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली देखे क्या ये कोई सेंस बना रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, अभी इन दो वेक्टर को कंसिडर करो, तो ट्रायंगल लॉ से इनका रिजल्टेंट ये होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में है ना। देखो अगर बी का एरो ये रहा, तो देखो ये यहां पर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब यहां पर इसको सोल्व करके यहां तक रिजोल्व कर दिया मैंने। इसके बाद क्या है सी, देखो अब ये ए प्लस बी और सी सेम ऑर्डर में है, तो यहां पर अगर मैं ऐसे इसको ट्रायंगल लॉ से सोल्व करूं तो ए प्लस बी और ये सेम ऑर्डर में है, लेकिन इसको अपोजिट ऑर्डर में ले ले, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल हो गया, वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस। उसके बाद क्या है रिजल्टेंट ये वाला, मुझे अब डी और इसको ऐड करना है। अब देखो जरा, ये और ये सेम ऑर्डर में है, और लेकिन जो आर है ये अपोजिट ऑर्डर में ले लिया मैंने, तो आर किसके इक्वल होगा अल्टीमेटली, इस पूरी लेंथ और इसके इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ ए बी सी एंड डी वेक्टर। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व मल्टीपल वेक्टर्स आल्सो। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलीगन लॉ, बट फिर भी चलो पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। नोट्स में आपको भेज दूंगा, नोट्स आप उसमें से आप डेफिनेशंस लिख देना, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि देखो रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेना है अपने,
ठीक है, और वेक्टर हमेशा सेम ऑर्डर में लेने, ये वाले देखो ए बी अपोजिट में रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर ये वाली साइड बन गई, अब ये और ये सेम ऑर्डर में, तो ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट यहाँ निकाल दिया, उसके बाद ये और ये सेम ऑर्डर में, फिर अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पर सोल्व कर दिया। अगर और वेक्टर होता तो मैं ये टेक्निक को रिपीट करता बार बार। अब देखते हैं इनको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। 3-4 अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं अब। तो बच्चों अब ये देखो ध्यान से, मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं वेक्टर एडिशन पर, राइट। एक पूरी वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा, न्यूमेरिकल पर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आज हमने सिर्फ क्या कंसेप्ट को सीखना था, तो फिर भी मैं 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आपको इसको अप्लाई करना आ जाए। Suppose there are two forces 5 Newton and 7 Newton. They are acting at angle 60 degree on each other. What will be the resultant? बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है ये तो। अगर मैं बोलूं कि 5 और 7 न्यूटन के 2 फोर्स है भाई, लो ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया 7 न्यूटन का फोर्स, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपको थीटा की वैल्यू पता है, आपको F1 पता है, आपको F2 पता है, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं होगा R। तो निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 मतलब 2F1 F2 इंटू में cos 60 कर दो, राइट। अब वैल्यू प्लेस कर देना यार, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 7, cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, इफ आई, हाँ ठीक है 1/2 इज इक्वल टू R। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे मेरी बात का आंसर मिल जाएगा, वैल्यू खुद से निकाल लेना, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल, ताकि आपका पता लगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो अगर 2 फोर्सेस आपको दे दिए जाए जिनका रेशो है 3:5, तो लेट अस टेक कि भाई F1 को ले लिया मैंने 3x और F2 को ले लिया मैंने 5x, सही है, ठीक है। 3:5 है तो चलो मैंने क्या ले लिया 3x और 5x ले लिया। आपको बोला गया है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो है 35 न्यूटन, 35 न्यूटन, और ये एक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देखो R इज इक्वल टू वट, ऐसा करो ना, चलो ठीक है, R इज इक्वल टू वट, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो cos 60 लगा दिया यहाँ पर। तो जब मैं सोल्व करूंगा ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 25x का स्क्वायर, 2 से ये cos 60 का 1/2 आएगा यहाँ पर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा F1 F2, इट विल बी व्हाट 3 × 5 प्लस 15x स्क्वायर आ गया आपके पास ये। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा इट विल बी 49x स्क्वायर का अंडर रूट, और सामने क्या चल रहा है बच्चों 35। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 7x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/7, तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है यानी कि F1 कितना हुआ 15 न्यूटन, 5 3 = 15, और F2 कितना हुआ 25 न्यूटन। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। आई होप कि कैलकुलेशन पार्ट समझ आ गया होगा आपको। x निकाल लो, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू तो F1 आ जाएगा, इसमें पुट कर दो तो आपको F2 आ जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो इसको कि आपने ठीक निकाला है। अब आप एक काम करो ना, रिजल्टेंट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, थीटा आपको पता है, थीटा कितना है 60 डिग्री, क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये सोल्व करके 35 आना चाहिए। अगर 35 आ रहा है तो आंसर ठीक है, राइट। तो ये भी आपके पास टेक्निक है। अब आपको कमेंट बॉक्स के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चों की, एक लड़की है जो बोट चला रही है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में बोट चला रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट वाटर करंट जो है, मतलब ये वाटर की जो स्पीड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है। द डायरेक्शन ऑफ वाटर बोट इज व्हाट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है और इस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। आपको बताना है कि भाई इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा, राइट। रिजल्टेंट आपने बताना है, और आपको देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, 2 वेक्टर और एक उनके बीच का एंगल। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये भी। आंसर में देखता हूं कौन मुझे सबसे पहले बताएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। लड़की जा रही है नॉर्थ में 25 किलोमीटर पर आवर से, वाटर करंट है नीचे की तरफ, ये एंगल मैंने दे दिया 60 डिग्री। इसको क्या बोलूंगा मैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, राइट। और वाटर करंट की जो डायरेक्शन है ये भी मैं देख लेता हूं एक बार, कई स्पेलिंग ठीक है। जो वाटर करंट की जो डायरेक्शन है वो यही है, और मैग्नीट्यूड दे रखा 10 किलोमीटर पर आवर। इसका रिजल्टेंट बताना है आपने, राइट। तो टुडेज टॉपिक वाज अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है।
ठीक है। अगली वीडियो आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी और उससे अगली वीडियो में आपको मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। और आने वाले जो 3-4 लेक्चर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वाला तो खैर आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है ही। आज वाला लेक्चर वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 110% इसमें से बनना ही बनना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब अपने कर ही रखा है, इन वीडियोस को शेयर करो बच्चों, और लाइक की यहाँ पर क्या बरसात कर दो, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स लाइक्स करते रहोगे तो हमको मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस चैनल पर एक दिन जरूर 1 मिलियन लाइक्स भी होंगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होंगे, बट जर्नी बहुत दूर है, हम सब मिलकर इसको तय करेंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो।